हेडिंग डाल लीजिए, कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू, सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला एमीटर। एमीटर ऐसा एमीटर जिसकी रेंज 0 से आई एम्पियर तक हो। आई मतलब जैसे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस रेंज का हमें एमीटर चाहिए। तो एमीटर में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, इसको हम जी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये है। अब सोचो कि अगर आपने इसमें करंट फ्लो कराना है, कितना मैक्सिमम कितना जाना चाहिए इसमें, आई। लेकिन इसमें जा कितना सकता है, मैक्सिमम करंट जा सकता है इसमें आई जी। आई जी क्या है यहाँ पे, मैं लिख देता हूं, आई जी इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एफ एस डी करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब जिस करंट पे इट विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उससे ज्यादा पास कराने का फायदा नहीं है। उससे ज्यादा और ज्यादा करंट को पास करा देते तो कॉइल डैमेज हो जाएगी। तो करंट आपको पास कितना कराना है, आई, लेकिन जाना कितना चाहिए, इधर देखो बेटा, बाद में लिखना। मैक्सिमम करंट कितना पास कराना है, आई, लेकिन इसमें जाना कितना चाहिए, आई जी। तो मेजॉरिटी ऑफ द करंट को हमें बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास करने के लिए हम इसमें एक पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा देंगे, ताकि इस बड़े करंट में से काफी करंट इसमें से पास हो जाए। इसका रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं लेट से आर एस। इसको बोलते हैं शंटिंग। शंटिंग पैरेलल में लगाना। क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं शंटिंग। तो दैट्स व्हाई दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था, अगर करंट के सामने दो रास्ते आ जाएं तो ज्यादा करंट उस वाले रास्ते से फ्लो करेगा जिसमें रेजिस्टेंस कम है। तो हमें मेजॉरिटी करंट को इससे पास कराना है, तो इसकी वैल्यू हमें कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका जो रेसिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं आर जी। आर जी क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ, यस, दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है आर जी, करंट कितना जा रहा है, आई जी। अब इधर देखो, आई में से आई जी इधर गया तो इसमें कितना जाएगा, यस, आई माइनस आई जी। ये दोनों किस में है आपस में, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तभी दो कंपोनेंट पैरेलल में कहलाते हैं। तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इक्वल टू आई आर, आई जी आर जी। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई आर, आई माइनस आई जी इंटू आर एस। तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये क्योंकि पैरेलल में है तो हम बोल सकते हैं आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस के आई जी इंटू आर एस। तो यहां से आर एस की वैल्यू क्या आ गई, आई जी आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी। समझ में आया, लिख लो इसको, एक फॉर्मूला है। कुछ डाउट है, बोलो। देखो, ये जो आई जी है ना, दिस आई जी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आई। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल्स में हम इस आर एस की वैल्यू, क्योंकि आई जी बहुत छोटा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो ये न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, आई जी आर जी अपॉन में आई। आई क्या था यहाँ पे, आई क्या था, किस रेंज का हमें एमीटर बनाना है। ठीक है, लिख लो इसको, दिस इज कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू एमीटर।
एक लाइन लिखो इसके नीचे, we can convert mcg into ammeter, we can convert mcg into ammeter by connecting a small resistance, ब्रैकेट में लिख लीजिए शंट रेसिस्टेंस, by connecting a small resistance in parallel to mcg. in parallel to mcg. IG समझ में आ गया क्या चीज है? IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिस करंट पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। चलिए अब सेकंड, कन्वर्जन ऑफ mcg इनटू वोल्ट मीटर। दूसरा क्या है? वोल्ट मीटर। रेंज क्या होगी इसकी? 0 to V। सब कुछ सेम है, बस ये चलो दोबारा बना दूंगा। जीरो टू V वोल्ट, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0 to V वोल्ट। ये हमारे पास mcg है, रेजिस्टेंस इसका Rg, करंट कितना जा सकता है इससे? Ig। इन दो टर्मिनल के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाना है? V वोल्ट का। बात समझ में आई? ये जो A और B पॉइंट है इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाना है? V वोल्ट का। ठीक है, अब सोचो इधर देखो, V वोल्ट का लगाने पे Rg रेजिस्टेंस से काफी बड़ा करंट अमाउंट मतलब इससे ड्रॉ करेगा, लेकिन हमें कितना करंट कराना है? करंट कम करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाते हैं हम? सीरीज में, पैरेलल में? सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, मान लेते हैं R लगा दिया हमने। अब ये जो बन गया इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज वोल्ट मीटर। क्यों बोलते हैं वोल्ट मीटर? क्योंकि दिस V, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के क्रॉस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस mcg प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। करंट कितना है इसमें? Ig। तो हम बोल सकते हैं दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो दिस V इज इक्वल टू, इसका क्रॉस कितना है? IgRg। वेरी गुड, IgRg। और इसका क्रॉस कितना है? यस, Ig इंटू R। यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हो, Ig कॉमन लेके डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा V अपॉन Ig इज इक्वल टू Rg प्लस R। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? V अपॉन Ig माइनस Rg। इतना रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के हम V रेंज का वोल्ट मीटर बना सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी है किसी पे? इसमें 2 क्वेश्चन है, दिखाना। ये लिखो पहले जल्दी से आप। अरे इसमें से हटा दिए वो क्वेश्चंस। ये नए वाली है ना, क्वेश्चन कम करते जा रहे हैं यार, ये नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक।
ये लिख लिया, लिखो जल्दी। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिख लेना पहले। लिखो, we can convert mcg into voltmeter, we can convert mcg into voltmeter by placing a large resistance in series with mcg. By placing a resistance in series with mcg, क्योंकि ना बोर्ड में पूछते हैं हाउ विल यू कन्वर्ट mcg इनटू वोल्ट मीटर और एम मीटर। तो सबसे पहले शुरुआत हम ऐसी करेंगे, वी कैन कन्वर्ट इट बाय कन्वर्ट mcg इनटू वोल्ट मीटर और एम मीटर बाय प्लेसिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है, ये लाइन लिखनी जरूरी है। आपको पता है ना, हर बार इस बार स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो हुई है, तो अगर एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो भले ही आपका डेरिवेशन ठीक हो या न्यूमेरिकल ठीक हो, नंबर कट रहे हैं इस बार। तो एक एक जितने स्टेप आप, मैं देखो एक्स्ट्रा स्टेप डाल दो कोई नंबर नहीं कटते, स्टेप कम होते ही नंबर कट रहे हैं इस बार। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जितना ज़्यादा जितने ज़्यादा स्टेप्स लिखो उतना ही कम है, ऐसे मान के चलना। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो एक। हाउ विल यू कन्वर्ट, क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट a mcg, how will you convert a mcg of internal resistance of internal resistance 200 ohm of internal resistance 200 ohm and FSD uh, 10 milliampere, FSD 10 milliampere into an ammeter of range 0 to 5 ampere. करो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कीजिए। मिली मतलब 10 की पावर -3, यस। क्या 2/5 क्या ओम यूनिट के साथ? हाँ यूनिट के साथ बोला करो। चलो चेक करता हूँ मैं।
हो गया, मैं बताऊं? देखो फॉर्मूला क्या था, टू कन्वर्ट, सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन अगर ये आता है इस तरह से तो सबसे पहले लिखेंगे वी कैन कन्वर्ट एमसीजी इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल विद एमसीजी। फॉर्मूला क्या था, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी, लेकिन आई माइनस आई न्यूमेरिकल के लिए मैंने बताया था, क्योंकि देखो ना 5 एम्पियर में से 5 मिली 10 मिली एम्पियर जरा करना माइनस 4.99 इस तरह से आएगा कुछ, तो इस तरह से आ जाता है। तो आई जी कितना था, 10 की पावर माइनस टू, मतलब 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर माइनस टू एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना था इसका, 200, आई जी आर जी अपॉन में आई कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, मतलब 0.4 ओम का रेसिस्टेंस अगर हम पैरेलल में लगा दें तो ये एमसीजे के एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 to 5 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट ए एमसीजी, convert a MCG into voltmeter of range 0 to 5 volt, 0 to 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट तो बहुत कम है, 0 to 50 कर लो, 5 की जगह 50, 0 to 50 वोल्ट if internal resistance of MCG is, if internal resistance of MCG is 100 ohm, 100 ohm and FSD is 500 microampere, FSD is 500 microampere। करिए, एक क्वेश्चन और ढूंढ रहा हूं मैं आपके लिए, आया? कितना रेजिस्टेंस, करो करो करो, इतना कम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओगे?
ये क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं आपके लिए, मिल नहीं रहा। मैं बताऊं क्या? हे प्रभु, जीरो कैसा आ गया? हाँ, मिल गया। हाँ बोलो, आई जी कितना है ये, और आर जी कितना दिया था? 100 ओम। हमसे क्या पूछा है, कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं? क्या फॉर्मूला था? V अपॉन आई जी माइनस आर जी, यही था ना। अब V कितना है, कितना रेंज का चाहिए हमें? 0 से 50 वोल्ट, इस रेंज का चाहिए। तो 50 अपॉन में आई जी कितना है? 500 माइक्रो का मतलब क्या होता है? तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, तो 10 की पावर 5 माइनस 100, 10 की 5 कितना होता है? 1 लाख ना, है ना, माइनस 100, तो 4,99,900। देखना सही लिखा है क्या? तो यही आएगा आंसर, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला तो यही लगेगा ना। क्या हुआ? समझ में आ गया क्या? कंबाइन मतलब कंबाइन करने के बाद ही तो आए थे, डेरिवेशन में तो यही तो था। किसने? हाँ हाँ, तो इसका भी तो किया था हमने, देखो ना, दिस V इज इक्वल टू वी जी प्लस वी आर। वी, हाँ तो V क्या है जो आपने दिया, ये 50 वोल्ट, ये 50 है नहीं, 50 ये है जो अप्लाई किया है, किस रेंज का? ये 0 टू V रेंज लिखा है ना, तो V, यही तो V है। यार ये माइक्रो मिली पे लड़ रही है आपस में। हाँ है ना, 100 माइनस 100 0। हाँ, क्वेश्चन लिखो एक, ये बोर्ड का है वो क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, अब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लिखिए। ए एम सी जी ऑफ रेसिस्टेंस आर जी ले लो, ऑफ रेसिस्टेंस आर जी is converted into a voltmeter to measure क्वेश्चन लिख लो पूरी तरह, एक सेकंड। हेलो, नमस्ते बेटा। एक सेकंड, वही 12:30 के आसपास। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक।
to measure up to V volt, capital V volt, by connecting a resistance R1 in series, with MCG, full stop. If a resistance R2 is connected in series with it, then it can measure up to V by 2 volt. Full stop. Find the resistance in terms of R1 and R2. Find the resistance in terms of R1 and R2 required to be connected to convert it into a voltmeter, that can read up to 2 volt, 2V, मतलब पहले V था फिर V by 2, अब read up to 2V. It can read up to 2V. Also find RG. पहले तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और मुझे बताओ इसका मतलब क्या है. क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आंसर तो आ ही जाएगा. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. क्या हो गया? क्वेश्चन ये है, जब हमने R1 लगाया तो कितना मेजर करता है? अप टू V वोल्ट. जब हमने रेजिस्टेंस R2 लगाया तो इट कैन मेजर अप टू V by 2 वोल्ट. तो कितना रेजिस्टेंस लगाएं सो दैट इट कैन मेजर अप टू 2V वोल्ट तक मेजर करने के लिए R की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2. कुछ मीठा ले लो, है नहीं? चलो, ज्यादा खांसी उठ गई. कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये सिचुएशन गिवन है आपको. इक्वेशन लिखो तीनों की, सोल्व करो, R की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2.
करो बेटा, क्वेश्चन करो। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सोल्व करना है। नहीं हुआ? दिखाओ आंसर। नहीं, R1 + R2 क्यों? अच्छा अच्छा, इक्वेशन ऐड करिए आप। देखो एक इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, R1 इक्वल टू V अपॉन में IG माइनस, नहीं IG RG, यही होगा। इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, R2 इक्वल टू V अपॉन में IG, नहीं V नहीं, ये हो जाएगा V/2 माइनस के RG, हाँ नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, R जो हमें चाहिए 2V अपॉन में IG माइनस RG, है ना। तो अगर हमें V अपॉन IG की वैल्यू मिल जाए तो इन दोनों से काम करते हैं। पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लूँ, ये हो जाएगा आपका V/2, है ना। माइनस कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। इसमें से ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा R1 माइनस के R2 इज इक्वल टू V अपॉन में 2IG, ये बचेगा। सही लिखा है, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो V, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ R1 माइनस के R2 इज इक्वल टू V अपॉन IG। V अपॉन IG की वैल्यू आ गई, इक्वेशन में नहीं छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। अब ये V अपॉन IG की वैल्यू यहाँ पुट करके ये अच्छा, हमें V अपॉन IG आ जाएगा RG की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो एक काम करो, V अपॉन IG की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या फिर यहाँ पुट कर दो, RG आ जाएगा यहाँ से R1 की टर्म्स में। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका R1 प्लस RG इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। तो यहाँ से RG की वैल्यू कितनी आ गई, R1 माइनस 2R2, इस इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों वैल्यूज में यहाँ पुट कर दो तो R आ जाएगा, करो। तो यहाँ से अगर हम दोनों वैल्यूज देखें तो R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V अपॉन IG की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ R1 माइनस R2 माइनस RG की वैल्यू क्या है, R1 माइनस 2R2। तो ये हो जाएगा 4R1 माइनस के 4R2 माइनस के R1 प्लस 2R2, कितना हो गया, 3R1 माइनस 2R2। ये क्या आ गया हमारे पास, R की वैल्यू, ये आ गया R की वैल्यू। हमें R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो RG आ जाएगा, है ना। वैसे तो हमारे पास RG तो आ ही गया है, वैसे ये करने की जरूरत ही क्या है, RG आ गया हमारे पास। ठीक है, लिख लो इसको। चलो अब हम सेंसिटिविटी पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा हमारा।
हटा दो इसको, ये तो लिख ही लिया होगा, इधर का लिख लिया। देखो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है कि कितना थोड़ा करंट या कितना थोड़ा वोल्टेज अप्लाई करने पे कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, दैट इज सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी मैंने बोला कितना ज़्यादा करंट या कितना ज़्यादा वोल्टेज, मतलब सेंसिटिविटी भी दो तरह की होगी। एक होती है आपकी करंट सेंसिटिविटी, क्या बताया था मैंने पिछली बार, प्रणव बताया था, लिखवाया नहीं था, ये हटा दूं, जल्दी लिखो, बताया तो था शायद, इंट्रोडक्शन दिया था इसका, नहीं? हाँ बताया था, नहीं बताया था, चलो बता देता हूँ दोबारा, कोई बात नहीं, पहले ये लिख लिया हो तो मैं बताऊँ, बहुत पीछे रह जाती है। अब इसको लिख लिया, लिखो जल्दी, कोई है? चलो हेडिंग डाल लो करंट सेंसिटिविटी, इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज deflection per unit current, it is defined as deflection per unit current। आप लोग जब लैब में जाओगे तो वहाँ गैल्वेनोमीटर देखोगे, ये जीरो रीडिंग होती है और इसके दोनों तरफ, जीरो के दोनों तरफ 30 डिवीजन तक ये मार्क बने होते हैं, 30 डिवीजन तक, लाइक दिस इज 10, दिस इज 20, लाइक 30, और ऐसे इधर भी ऐसे ही। क्या हो गया? ठीक है, इस तरह से बना होता है, लैब में जाके देखोगे तो जब भी करंट फ्लो करेगा ये डिफ्लेक्ट होगी या तो इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ। अब सपोज करो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हुई? 5 एंगल से। तो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? एस आई से डिनोट करेंगे, दिस इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दिस इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो फाई क्या है यहाँ पे? डिफ्लेक्टिंग एंगल। आई क्या है? करंट। जो एंगल होता है इसको हम बेसिकली डिवीजन में मेजर करते हैं, तो इसकी जो यूनिट बनेगी, इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर। पूछा जाता है वाइवा में, ऐसा पूछता है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी, तो आंसर इज डिवीजन पर एम्पियर। ठीक है, अब आप देखो जरा यहाँ पे डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जरा वर्किंग ऑफ एमसीजी निकालो, वर्किंग ऑफ एमसीजी निकालिए, देखो जरा जी की वैल्यू देखो जरा, यही अर्थ था कि नहीं? 5/i तो था, 5/i, ठीक है, तो यही अर्थ है NB/K। यहाँ पे n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, कोयल में कितने टर्न्स हैं। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। a क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? कोयल का। और k क्या था यहाँ पे? है टॉर्सनल कांस्टेंट, k होता है यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट बताता है स्प्रिंग कितनी स्टिफ है, कितनी हार्ड है। जितना ज्यादा k की वैल्यू होगी उतनी स्प्रिंग हार्ड होगी, और k की वैल्यू जितनी सॉफ्ट कम होगी उतनी स्प्रिंग सॉफ्ट होगी, है ना। तो ये है हमारा करंट सेंसिटिविटी। अब सपोज करो मुझे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, एरिया बढ़ा दूं, या फिर k कम कर दूं। तो स्प्रिंग जितनी सॉफ्ट होगी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं
करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे? बाय नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करके, एरिया इंक्रीज करके, और के को डिक्रीज करके। के कम कर दो तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इन फैक्टर पे हमारी करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करते हैं। फॉर्मूला याद रह जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं एसवी से। तो बेसिकली दिस इज, लिख रहे हो क्या? ये लिख लो, पहले चलो जल्दी से लिख लो। लिख लिया? हेडिंग डालो वोल्टेज सेंसिटिविटी। लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइंड एज, एक मिनट, ओके, एक मिनट रुक जाते हैं। बोलो, लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। देखना जरा, V इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लो, है ना। V अपॉन आई क्या है? एन बी ए अपॉन में के, और ये आर आ गया। यहाँ पे आर क्या है? यस, किसका रेसिस्टेंस? कोयल, जो कोयल का वायर है उसका रेसिस्टेंस है ये आर जी, ठीक है। तो ये है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब जरा देख के बताना मुझे, इधर देखो, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दूं, इधर अक्षिता, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दूं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, गैस करके बताओगे? यहाँ पे तो साफ साफ था, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दूंगा तो वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी डबल हो रही है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है, आप बताइए। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि R क्या है? रेसिस्टेंस। नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैंने डबल कर दिए तो वायर की जो लेंथ है वो भी डबल हो जाएगी कि नहीं? और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। तो लेंथ डबल कर दी मतलब रेजिस्टेंस डबल कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो जा रही है, तो 2 से 2, तो नंबर ऑफ टर्न्स के इंडिपेंडेंट होती है क्या? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर करंट सेंसिटिविटी में बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। टू इंक्रीज
वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या करना होगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होगी, एरिया इंक्रीज करना होगा, के को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, ये आ चुका है बोर्ड में क्वेश्चन। क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज जो रह गई हो तो आप मुझे बता देना। मेरे हिसाब से चैप्टर हो गया है कंप्लीट। किस किस का कौन कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है भाई? सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। कोई टॉपिक छूट गया है तो वहां से कर लेना। मुझे लगता नहीं इसमें कुछ बचा हुआ होगा। ये लिख लिया? अगला चैप्टर करा दो। क्वेश्चन तो मैंने काफी करा दिए थे पहले इस चैप्टर के, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, ये अब हो गया। तो पहले 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले 4 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक के काफी अच्छी खासी वेटेज रखते हैं बोर्ड में, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं ये जो पहले 4 चैप्टर हैं इन्हीं से मतलब मैक्सिमम वेटेज है। इसके बाद के चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर बड़ी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर 5। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं इसके बारे में। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देखो क्या है। ये चैप्टर बेसिकली हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। वैसे तो अब एक ही पार्ट रह गया है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो हट गया सिलेबस से। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, एक तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि मैग्नेटिक मटेरियल कितने तरह का होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये 3 तरह का मटेरियल हमें इसकी प्रॉपर्टी वो सब पढ़ना है हमें। और इसमें हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पहले हुआ करता था, अब नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। ठीक है, ये हमें पढ़ना है बेसिकली। अब तो टॉर्क वॉर्क वो सब हट ही गया सिलेबस से, बचा क्या, कुछ भी नहीं, बस छोटी मोटी चीज़ें बची हैं वो मैं बता ही दूंगा आपको। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा, तो बेसिकली इस चैप्टर में ये मेजरली पढ़ना है हमें। पहले हुआ करता था सिलेबस में आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना था, लेकिन अब वो भी हट गया है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। थोड़ा सा बता दूं, पहले मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के बारे में बता दूं। जो 10th क्लास में पढ़ा था आपने वही है। मैग्नेट, व्हाट इज ए बार मैग्नेट? मैग्नेट क्या चीज होती है? मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स आयरन, निकिल, कोबाल्ट। मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं आपके वो 2 तरह के होते हैं, एक तो एलिमेंटल और एक कंपाउंड। एलिमेंट जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो होते हैं 3, आयरन, निकिल और कोबाल्ट। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो कंपाउंड होता है, जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे एल्निको, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट का एक एलॉय है। और टिकोनाल, ये भी आपका टिन, कोबाल्ट, इनका एल्यूमिनियम, इसका एलॉय है। तो ऐसे एलॉय वाले ये भी होते हैं। और एलिमेंट जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, लाइक दिस। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जो भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक मेटल्स को अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। सिंपल चीज है। मैग्नेट तो अगर आप देखो ध्यान से तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल पे जाती है और साउथ पोल से नॉर्थ पोल के, तो कंप्लीट क्लोज्ड लूप बनाती है ये। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती थी?
क्यों नहीं बनाती थी? क्योंकि है क्या? क्योंकि उनके ओरिजिनेटिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट डिफरेंट हुआ करते थे। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो ही नहीं सकते। आप बोलो कि सर मैं इसको बीच में से ब्रेक कर दूं मैग्नेट को और नॉर्थ पोल अलग कर लूं, साउथ पोल अलग कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि आप किसी भी मैग्नेट को बीच में से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, वापस से नॉर्थ और साउथ पोल वापस से बन जाएंगे इसके। तो इसीलिए कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। समझ में आई बात? अगर आप किसी बार मैग्नेट को, मान लो ये बार मैग्नेट है, अगर मैं इसको बीच में धागा बांध के फ्रीली सस्पेंड करा दूं तो इट विल अलाइन इटसेल्फ इन ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऐसा क्यों? हमें पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल को अगर आप मान लो पॉजिटिव चार्ज से एनालोगस मान के चल सकते हैं, लेकिन कोई सिमिलरिटी नहीं है। बस थोड़ा सा ये मान के चल सकते हैं कि नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मान लीजिए, साउथ पोल को नेगेटिव मान लीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में सिंगल सिंगल रह सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दिस इज द डिफरेंस। तो अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा दें तो इट विल अलाइन इटसेल्फ इन ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्यों? आपको पता है जो कंपास है, कंपास की जो नीडल होती है वो भी एक मैग्नेट है, वो भी एक मैग्नेट है। अब ये मान लो बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ये साउथ पोल मान लेते हैं हम, ठीक है। तो नॉर्थ पोल किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा? अर्थ के साउथ की तरफ। क्यों? देखो हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ का भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये अर्थ है हमारी, अर्थ का अगर आप देखो तो ये एक्सिस है जिसके ऊपर वो रोटेट कर रही है, और ये इसका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे अर्थ की तो वो साउथ पोल से निकलती हैं और नॉर्थ पोल पे जाती हैं अर्थ के बाहर, इस तरह से होती हैं। समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे सर साउथ पोल से निकल रही है, साउथ पोल से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं तो इसका मतलब जो अर्थ का साउथ पोल है ज्योग्राफिक, वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरह बिहेव करता है। तो हमारी जो अर्थ है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बात समझ में आई? तो जब आप इस यहाँ पे कोई भी एक मैग्नेट को लेके आओगे तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड साउथ पोल। तो इसीलिए मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड कराओगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उसका नॉर्थ पोल होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का नॉर्थ पोल बिहेव लाइक मैग्नेटिक साउथ पोल। एक चीज बताओ मुझे, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से? अर्थ का, अर्थ के अंदर क्या मैग्नेट लगी हुई है, या हमने अर्थ के अंदर मैग्नेट लगाई, उसको चार्ज करके उसको मैग्नेट बना दिया? नेचुरल मैग्नेट है ये। नेचुरल मैग्नेट का कारण क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है? व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? चैप्टर 4 पढ़ चुके आप। व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? करंट। करंट मतलब मूविंग चार्ज। अर्थ के अंदर कौन से करंट फ्लो कर रहे हैं भाई? है ना, अर्थ के अंदर एक जनरेटर लगा हुआ है, बहुत सारे तार लगे हुए हैं, भगवान चलाता है उस जनरेटर को, है ना, फिर करंट फ्लो करता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसे ही है ना? नहीं है? फिर कहां से आया करंट इसमें? उससे जो मान लिया तो उसने, है सर भगवान जनरेटर चलाता है ऐसे? कहां से आया? हमें जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन फॉर्म में लावा भरा हुआ है ना, मेल्टन कोर पे जो मोल्टन फॉर्म में जो है मेटल्स, वो आयंस में है। केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, किसी भी मेल्ट को आप मेटल को मेल्ट कर देंगे तो उसके आयंस। तो जब ये आयंस है वो स्टेशनरी नहीं है, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और जब आयंस घूमेंगे तो करंट बनेगा। करंट बनेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी दूसरी बार मैग्नेट को रखा है तो वो हमेशा जहां भी जाओगे वो हमेशा उसकी इंडिकेशन ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ रहेगी, ठीक है। जो कंपास होता है ना, कंपास की जो निडल है वो एक मैग्नेट है, और उस निडल पे जो रेड पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल है। तो हमेशा वो नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ इंडिकेशन रहता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। बात समझ में आई? डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइस, दिस इज
कंपास, है ना, तो कंपास होता है। तो इसीलिए समझ में आ गया, हमारे अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपको पता है हमारी बॉडी का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। एमआरआई में क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, ठीक है, हम उसी से काम चलता है, ठीक है, बट इतना डिटेल में नहीं जा रहे, ये समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। बारमेट में दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सारी चीज वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी, बस ये क्लोज लूप बनाती है, वो क्लोज लूप नहीं बनाती। समझ में आ गया। नोट्स हैं इसके, मैं दे दूंगा आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। हमारी अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको मैं पहले डिटेल में पढ़ सकते थे, लेकिन अब हमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड। क्यों है, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क डन, जीरो। क्यों होता है जीरो, अच्छा, क्लोज लूप से क्या होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है पहले तो ये बताओ। क्लोज लूप नहीं भी है तो भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क डन कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के हैंस परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्लोज लूप ना भी हो तो भी वर्क डन जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ना कि उसकी एनर्जी। बात समझ में आई, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। वो जनरेटर मान लिया उसने, बता चलो ठीक है, बारे में लिखवाऊं क्या कुछ, तो सब अंडरस्टूड सी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा बस एक चीज देख लो, हालांकि शायद मैंने पहले ही बताई थी आपको, ये जो बार मैग्नेट है इसकी जो ज्योमेट्रिक लेंथ है ये है Lg, और इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो होती है Lm, दोनों डिफरेंट हैं। मैग्नेटिक लेंथ स्लाइटली स्मॉलर देन ज्योमेट्रिक लेंथ, तो रिलेशन इज मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट होता कितना है, पोल स्ट्रेंथ इनटू में मैग्नेटिक लेंथ। m क्या है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ। बात समझ में आई कि नहीं, ये होता है, ये मैंने पहले ही बताया था जब मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप का बताया था, याद है, भूल गए। करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, निया, बताया था कि नहीं, निया, NIA, करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट, निया, याद रखना है। तुम्हें तो फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे मुझे ऐसा लग रहा है यार। एक काम करो, पहले फॉर्मूले लिखो सारे जल्दी से, चैप्टर 4 के। मुझे पता है फॉर्मूले याद नहीं होंगे, चैप्टर 3 के याद है सभी को। एक काम करता हूं, पहले कल मैं सबसे पहले फॉर्मूले सुनूंगा यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखिए, लर्न ऑल फॉर्मूला ऑफ चैप्टर 1 to 4। 4 के मैं भी लिखा रहा हूं, हाँ 1 to 4, 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 and 4 मतलब, ठीक है। हाँ 1 से लेके 4 तक के फॉर्मूले सारे याद करने, कल मैं पहले सुनूंगा, ठीक है। चैप्टर 4 के मैं भी लिखा रहा हूं। इस चैप्टर को हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर शुरू करके खत्म कर देंगे। चैप्टर अगला है ना 5, एक क्लास में खत्म हो जाएगा अगली क्लास में ये, ठीक है। छोटा सा चैप्टर बहुत ही, 3 नंबर की बोर्ड एग्जाम में इसकी वेटेज है, ठीक है। चलो सबसे पहला फॉर्मूला क्या आया था, याद है किसी को, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, बोलो, पोथी पन्ने खोल लो पीछे के। F इक्वल टू, बोलो पवित्रा, Q इंटू वी क्रॉस बी, बोले तो क्यू वी बी साइन थीटा, याद है, भूल गए, भूल गए, याद होता तो बता देते, है ना। बोलो दूसरा फॉर्मूला, बोलो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, हाँ आई एल बी साइन थीटा, आई इंटू एल क्रॉस बी, आई एल बी बिल साइन थीटा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला,
आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, और दूसरा फॉर्मूला अंडर रूट 2m k अपॉन व्हाट इज के, काइनेटिक एनर्जी। तीसरा फॉर्मूला क्यू वी अपॉन में वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सलेटिंग पोटेंशियल है ये, ठीक है। और बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो, 2 पाई m अपॉन में स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था। पिच का फॉर्मूला बोलो, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। दिख रहा है कि नहीं? पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया होगा, फिर मैंने आई थिंक इससे पहले होगा फोर्स पढ़ाया था पहले। हाँ तो फोर्स पढ़ाया था पहले, पहले ये है तो ये तो सारे हैं, ठीक है। और क्या था इसमें फॉर्मूला, फील्ड वाले, चलो फील्ड वाले पे आ जाते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन वायर, करंट कैरिंग वायर, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बाइसेक्टर वाला बोलो, यस। आर क्या है यहाँ पे, आर क्या था, फॉर्मूला याद करने के साथ साथ हमें ये भी पता नहीं चाहिए उसमें टर्म जो यूज करें वो है क्या। आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस, बेटा याद कर लो, बिना फॉर्मूले के नहीं बात बनने वाली, कुछ और रह जाएंगे तो लिख लेना बाद में। बी अगली है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये कहाँ पे है, एट सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और आर्क के कारण, आर्क के कारण यस थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। और बोलो और क्या है, और कौन सा फॉर्मूले हैं, टॉर्क, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप बीना साइन थीटा, है ना, बीना साइन थीटा, या हम इसको बोले एम बी साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में देखें तो एम क्रॉस बी। एम क्या है यहाँ पे, पता ही नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट निया, टॉर्क का हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में 2 पाई d। और बोलो और क्या है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एन बी ए अपॉन में के आर। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ शंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, यस आई माइनस आई जी। वोल्ट मीटर में सीरीज का फॉर्मूला यही है, ये याद करने हैं, ये लिख लिए इधर के। और कौन सा बचा जरा याद करके बताओ, और कौन सा फॉर्मूला बचा होगा, देख लो पीछे पेज पलट के, बोलो। निया एम, चलो लिख देता हूँ, ऐसे उसमें लिख दिया मैंने एम इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, क्योंकि एम क्या है यहाँ पे, बी तो आएगा एन आई ए, ब्रैकेट में लिख एम इक्वल टू निया, ठीक है, निया याद रह गया। और कुछ, और कौन सा फॉर्मूला बचा, कुछ रह तो नहीं गया, देख लेना भाई।
अच्छा, एम्पेस सर्किटल लॉ भी तो रह गया, ACL और BSL रह गए। ये देखो एम्पेस सर्किटल लॉ, एम्पेस सर्किटल लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, BSL मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। और क्या फॉर्मूला बचा, सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, ये किसका है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, क्वालिटी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए ना, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले करंट डबल कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस फॉर्मूले से साफ साफ निकाल सकते हो, वो छोटा सा फॉर्मूला है, जीरो होता है ना। तो ये मैंने एक दो स्पेशल केस थे, वो आप जनरल सब इसी में ही आ गया, वो ऑटोमेटिकली सब सब कुछ आ जाएगा इसी में। इसके स्पेशल केस दो तो मैंने करा दिए, बाकी तो आप कर ही लोगे इसमें से, ठीक है। और क्या बचा देख लो, दो मिनट, और कौन सा फॉर्मूला बचा, आर्क हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एल्यूमिनियम सब हो ही गया आपका, फोर्स भी हो गया आपका, ठीक है। मेजर मेजर फॉर्मूले यही हो ही गए आपके सारे, ठीक है। तो वैसे इनके भी सब पार्ट्स हैं, वो सब आप कर ही लोगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हैं इसमें, नींद आ रही है इसको। बेटा तैयारी शुरू कर लो, अभी स्कूल खुलने वाले, स्कूल खुलते एग्जाम से आपके, है ना। तो हेलो हेलो, अरे पिछला है अभी तो सवा 12:15। अरे सही है, मुबारक। फिजिक्स में भी हुआ कोई, अच्छा, ओहो, कोई बात नहीं, देखिए 5 रह गए, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, क्या करें, भर देते सही रहता, हो ही ना रहता कुछ ना कुछ तो। ठीक है। ठीक है, चलिए अब कल को मैं फॉर्मूला सुनूंगा पहले, फिर मैं अगला चैप्टर खत्म हो जाएगा कल ही, ठीक है, कल भी आना है।